एक दिन अचानक आसमान से आग का एक गोला नीचे धरती की तरफ आने लगता है और जैसे ही जमीन पर आता है तो वहीं बहुत तेज रोशनी निकलती है और उसमें से एक जादुई मणि निकलती है। वो बहुत चमक रही होती है। वहीं इस जंगल के करीब ही शिकारपुर नाम का गांव बसा हुआ था। वहां मुन्नी नाम की लड़की अपने पिता शंकर के साथ रहती थी। वैसे मुन्नी ने बहुत सारे छोटे छोटे रोबोट रखे हुए थे। ऐसे एक दिन उसका पिता शंकर, बेटी ये रोबोट तुमने रखे हुए हैं लेकिन इनसे हमें कोई खतरा नहीं, लेकिन ये हमारे गांव वालों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। नहीं पिताजी, कैसी बातें कर रहे हैं आप, किसी को इनसे कोई खतरा नहीं है। ऐसे एक दिन मुन्नी अपने रोबोट को साथ लेकर जंगल में घूमने जाती है। वो एक जगह पर खड़ी होकर कुछ सोच रही होती है। तभी वहीं पर एक शैतानी नाग आ जाता है। वो बहुत गुस्से में था और वो मुन्नी से, ए मानव, लगता है तुम मेरी मदद कर सकती हो। मुन्नी कुछ टाइम के लिए सोच में पड़ गई। ये तो मुझे किसी दूसरी दुनिया से आया हुआ कोई शैतानी नाग जैसा लग रहा है। हाँ हाँ, तुम्हें क्या मदद चाहिए, मैं तैयार हूँ, लेकिन तुम आए कहाँ से हो? मैं जहाँ से भी आया हूँ, तुम इसको छोड़ो। मैं एक मणि की तलाश में हूँ और वो मणि यहीं कहीं छुपी हुई है, लेकिन मैं उसे नहीं देख पा रहा हूँ। हो सकता है तुम इंसान उसे देख पाओ। अच्छा ठीक है, लेकिन जब तक तुम मुझे सारी बात नहीं बताओगे मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। ये बताओ, तुम वो मणि क्यों ढूंढ रहे हो? ए मानव, तुम्हें जो कहा है बस वो करो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। अच्छा तो क्या कर लोगे तुम? बस उस शैतानी नाग को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो मुन्नी के रोबोट को कहीं गायब कर देता है। ये क्या किया तुमने? मेरे रोबोट वापस लाओ। वो अब नहीं आएंगे। हाँ, एक शर्त पर मैं उन्हें लेकर आ सकता हूँ, अगर तुम मेरी इस शक्तिशाली मणि को ढूंढने में मेरी मदद करोगी, वरना मैं तुम्हारा भी वही हाल करूँगा जैसा मैंने तुम्हारे उन रोबोट का किया है। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन मुझे एक रोबोट तो वापस कर दो। मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। सिर्फ एक रोबोट मैं तुम्हें वापस कर रहा हूँ। और वहीं पर वो शैतानी नाग कुछ करता है तो एक रोबोट वापस आ जाता है। जैसे ही वो मणि तुम्हें मिले, इसका इस्तेमाल मत करना, क्योंकि वो इंसानों के लिए नहीं है। चलो अब जाओ और ढूंढो इसे और मेरे पास लेकर आओ। मुन्नी बेचारी के सारे रोबोट उस शैतानी नाग ने गायब कर दिए थे, इसीलिए वो बहुत उदास होकर जा रही थी। पता नहीं कहां से आ गया ये दुष्ट नाग, मेरे सारे रोबोट कहीं गायब कर दिए। अच्छा नहीं किया इसने। वो मणि मुझे मिल जाए बस, इससे तो मैं बदला लेकर रहूंगी। वैसे थोड़ा आगे जाने के बाद उसे कोई चमकती हुई चीज दिखती है। अरे ये क्या चीज चमक रही है, मुझे जाकर देखना हो। मुन्नी जब उसके पास जाती है तो वो वही मणि होती है जिसकी वो शैतानी नाग तलाश में था। उसे उठाकर मुन्नी, अरे ये तो वही मणि है जिसकी वो दुष्ट नाग तलाश में है, लेकिन ये यहाँ पर कैसे आई? लगता है ये मणि बहुत शक्तिशाली है। चलो इसे ट्राई करती हूँ अपने रोबोट पे। वैसे वो कुछ सोचती है और वो मणि अपनी पावर से उस रोबोट को बहुत विशाल बना देती है। अरे वाह, ये तो कमाल की चीज है। इस नाग ने तो झूठ बोला था कि ये मणि इंसान इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जल्दी से जाकर अपने पिता को दिखाती हूँ। तभी मुन्नी अपने विशाल जादुई रोबोट को अपने घर लेकर जाती है। इतना विशाल रोबोट देखकर उसका पिता बहुत डर जाता है। अब ये इतना विशाल रोबोट कहाँ से लेकर आ गई हो, और ये क्या चीज है तुम्हारे हाथ में जो चमक रही है? पिताजी, यही तो मैं आपको बताने आई हूँ। ये बहुत ही पावरफुल मणि है और इसी मणि ने ही मेरे रोबोट को ऐसे विशाल बना दिया है। लेकिन अब मैं उस शैतानी नाग से बदला लूंगी, उसने मेरे सारे रोबोट गायब कर दिए। ये कहकर मुन्नी अपनी खड़ी एक बाइक और विशाल रोबोट के साथ वहां से गायब हो गई और सीधा वहीं जाती है जहां उस शैतानी नाग ने कहा था। वो नाग भी वहीं पर था। ये मणि मुझे मिल गई है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं दूंगी, और तुमने झूठ बोला था कि ये मणि इंसान इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मुन्नी वहीं पर कुछ सोचती है और वहीं पर वो साधारण बाइक और वो रोबोट मिलकर एक बहुत ही शक्तिशाली जायंट रोबोट फायर बाइक में बदल जाते हैं। अब इससे तुम मुझे मारोगी, चलो देखते हैं।
बस वहीं वो नाग अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है और दूसरी तरफ वो जायंट रोबोट फायर बाइक बहुत तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगता है और वहीं उस नाग को नष्ट कर देता है। चंदापुर नामी गांव में रहने वाले हर रोज चांद की तपस्या करते थे। उस गांव में सब चांदी का कारोबार करते थे। उनका ये मानना था कि चांद उनके धंधे की तरक्की में खूब मदद करेगा, इसीलिए वो हर रोज आसमान की ओर देखकर चांद की तपस्या करते थे। वो सारे गांव वाले बहुत कंजूस थे। उस गांव में जयप्रकाश नामी आदमी ने शहर से नया रोबोट खरीदा और किराए पर गांव वालों के काम करने लगा। वो बेचारा गांव में लोगों के काम तो करता था, लेकिन कोई भी उसे पैसा देने को तैयार ना था। सभी कोई न कोई बहाना बनाकर उसका पैसा हड़प कर जाते थे। एक दिन फिल्म वालों ने फिल्म की शूटिंग के लिए गांव में एक सेट बनाया। आर्ट डायरेक्टर ने जयप्रकाश को बुलाया और कहा, सुनिए जयप्रकाश जी, मैंने बड़ी मेहनत से एक आर्टिफिशियल चांद बनाया है। अगर उसे ट्रक में लेकर आए तो उसके टूटने का डर है, इसीलिए इसे बड़े ध्यान से आपके रोबोट की मदद से लाना होगा। ये लो एडवांस। कहकर जयप्रकाश को पैसे दिए। तब जयप्रकाश खुश होकर, साहब, मुझे पैसे देने वाले आप पहले व्यक्ति हैं। वैसे आपने ये चांद बनाया किस लिए साहब? क्या तुम नहीं जानते, हमारी फिल्म का हीरो सुपरस्टार बलिकांत है। एक सीन में वो चांद को रस्सी से खींचकर हीरोइन को भेंट करते हैं, फिर वो इनसे प्यार करने लगती हैं। तुम तो जानते ही हो ना कि वो कुछ भी करें लोग देखते हैं। सच कहते हो साहब, इससे पहली फिल्म में उन्होंने पृथ्वी को फुटबॉल की तरह लात मारी थी, तब सारे थिएटर में सीटी बजने लगे थे। मैं कल रात अपने रोबोट की मदद से आपके चांद को लेकर आ जाऊंगा, आप चिंता बिल्कुल ना करें। अगले दिन चंदन ग्रहण था। इस बात से अनजान गांव वाले चांद को देखने के लिए आसमान की तरफ ताक रहे थे। चांद दिखाई नहीं दिया तो सब परेशान होने लगे। ये क्या बात है रे, आसमान में बादल नहीं फिर भी चांद दिखाई नहीं दे रहा। तभी वहां एक ज्योतिषी आया। उसने गांव वालों से कहा, जिसका डर था वही हुआ, किसी ने चांद की चोरी की है। अब हमारे गांव में कुछ बहुत बुरा होने वाला है। चांद की चोरी वो कौन कर सकता है? लाखों साल में एक बार ऐसा होता है और वो केवल एक मानव ही कर सकता है। आज ही उसे ढूंढना होगा और उसे मिन्नतें करके उसे आसमान में पहुंचाना होगा, वरना जिंदगी भर चांद फिर कभी आसमान पर नहीं होगा और आपका चांदी का धंधा भी ठप हो जाएगा। सभी गांव वाले थर थर कांपने लगे। तभी जयप्रकाश और उसका रोबोट चांद को उठाकर गांव में प्रवेश हुआ। उसे देखकर गांव वाले दंग रह गए। सबने जयप्रकाश और उसके रोबोट को रोका। जयप्रकाश जी, यूं चांद की चोरी करना आपको शोभा नहीं देता। कृपया करके इसे फिर से आसमान में भेज दीजिए प्लीज। चांद को मैंने नहीं चुराया है, मुझ में अपार शक्तियां आ गई हैं। मैं सिर्फ चांद के साथ खेलना चाहता था, इसीलिए इसे नीचे उतारा। मैं इस चांद को अपने घर ले जाऊंगा और अपने बेटे को खेलने के लिए दूंगा। चांद आसमान में रहे तो हो सकता है कि आपका फायदा हो, लेकिन मेरा कोई फायदा नहीं है। अब मैं चलता हूँ। भैया, ऐसा मत कहो, अगर चांद नहीं रहा आसमान में तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। तुम्हें जितने पैसे चाहिए ले लो, बस चांद को छोड़ दो। ठीक है, अगर आप इतनी ही मिन्नतें कर रहे हैं तो मैं चांद को छोड़ देता हूँ। अगर आप सब मिलकर मुझे 20 लाख रुपए दे दें तो मैं चांद को अभी छोड़ दूंगा। सब तुरंत गए और पैसे लाकर उसे दे दिया। ठीक है, कल रात तक चांद आसमान में होगा, आप सब शांति से सो जाइए। सबके जाने के बाद जयप्रकाश ने उस ज्योतिषी को थोड़े पैसे दिए। इन कंजूसों को तुमने बहुत अच्छा सबक सिखाया बेटा। ये लोग मुझसे अपनी कुंडली बनवाते थे लेकिन पैसे नहीं देते थे। इनके पास पैसे तो हैं लेकिन दिमाग नहीं है। ये लोग ये भी नहीं जानते कि चंदन ग्रहण क्या होता है। 20 लाख रुपए लेकर जयप्रकाश खुशी खुशी अपने घर चला गया। मैजिकल वाटरमेलन जेसीबी रोबोट, एलियन रोबोट। एक बार एक गांव में रवि नाम का एक किसान रहता था, जिसके पास जादुई शक्तियां भी थीं, पर उसने वो किसी को भी नहीं बताया था।
रवि अपने जादू से बहुत चीजें करता था। अपने वाटरमेलन जेसीबी को ऑटोमेटिक चलाया करता था, अपनी फसलों को इनफाइनाइट कर देता था और भी बहुत कुछ अपने जादू से करता था। एक बार उस गांव के ऊपर आधी रात में अचानक एक स्पेसशिप आके घूमता है, जो फिर उस गांव के जंगल में आकर गिरता है। फिर सुबह होते ही कुछ लोग इस स्पेसशिप के पास जाते हैं, तो वहां पर एक बड़ा सा जानवर और इंसान का रूप मिक्स करके एक बड़ा सा रोबोट बाहर आता है। वो एलियन रोबोट इन लोगों के पीछे चिल्लाते हुए भागता है और फिर गांव में आ जाता है। एलियन रोबोट लोगों के घरों को तबाह करते हुए गांव में तबाही मचाने लगता है। गांव में तोड़फोड़ मचाने के बाद वो एलियन रोबोट जंगल में रवि के घर के पास आता है। काफी लोग रवि के घर के आगे पीछे छुपे हुए होते हैं और वो देखते हैं कि रवि अपने जादू के साथ एलियन रोबोट को अपने खेत के 3 पेड़ों के साथ बांध देता है। उन सब लोगों को पता चल जाता है कि रवि के पास जादुई शक्तियां हैं। सब रवि को बोलते हैं, रवि प्लीज हमें बचा लो, इस एलियन रोबोट ने हमारे घर तबाह कर दिए हैं, अब ये हमें भी मार देगा। कोई बात नहीं, डरो मत, मैं सबको बचा लूंगा। पर इस एलियन रोबोट में बहुत ताकत है, इसकी रेडिएशन से मेरी जादुई शक्तियां कमजोर हो रही हैं। मैं ज्यादा देर तक इसको संभाल नहीं रख पाऊंगा, मुझे कुछ न कुछ तो करना होगा। फिर रवि सोचता है कि क्यों ना वो अपनी बची हुई जादू की शक्ति एक साथ करके अपने वाटरमेलन जेसीबी में डाल दे और इसको एक शक्तिशाली रोबोट का रूप दे दे। रवि तुरंत इसी काम में लग जाता है, लेकिन इधर अचानक से एलियन रोबोट आजाद हो जाता है और रवि के जादू की वजह से कमजोर होने के कारण वो एलियन रोबोट चार्ज होने के लिए अपनी स्पेसशिप की तरफ भागकर चला जाता है। रवि तुरंत अपनी जादुई शक्तियों से अपने जेसीबी को मैजिकल वाटरमेलन जेसीबी रोबोट में बदल देता है। जैसे ही वो एलियन रोबोट तोड़फोड़ मचाते हुए वापस आता है, तभी रवि कहता है, एलियन रोबोट अब तू देख, मेरा मैजिकल वाटरमेलन जेसीबी रोबोट तेरे टुकड़े कर देगा। एलियन रोबोट और मैजिकल वाटरमेलन जेसीबी रोबोट के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर बढ़ चढ़कर हमला करते हैं। एलियन रोबोट बहुत पावरफुल था, लेकिन मैजिकल वाटरमेलन जेसीबी रोबोट के सामने उसकी एक नहीं चलती और वो और उसके स्पेसशिप को भी जाकर तबाह कर देता है। इस तरह रवि और उसके जादू ने पूरे गांव को बचा लिया। मैजिकल रिमोट कंट्रोल रोबोट। सीतापुर नामी एक गांव था, जिसके जमींदार की बबली नाम की इकलौती बेटी थी। बबली को रोबोट से खेलने का बहुत शौक था। जमींदार भी बबली के हर जन्मदिन पर उसे रोबोट का ही उपहार देते थे। इस साल भी बबली का बर्थडे आने वाला था। तब बबली ने अपने पापा से कहा, पापा पापा, इस बार मुझे कोई मामूली रोबोट नहीं चाहिए। तो फिर तुम्हें क्या चाहिए बेटा? क्या बड़ा रोबोट चाहिए अभी से? नहीं पापा,
मुझे एक रिमोट कंट्रोल रोबोट चाहिए। अच्छा, पर थोड़ी देर के लिए तो तुमने मुझे डरा ही दिया था। इस बार मैं तुम्हें रिमोट कंट्रोल रोबोट ही दूंगा। कुछ ही दिन बाद जमींदार और इसकी बीवी को किसी काम से शहर जाना था। तब जमींदार ने बबली से कहा, बेटा बबली, हमें कुछ काम से शहर जाना है। हम देर रात आ जाएंगे, तब तक तुम्हें अकेले ही रहना होगा। अपना ख्याल रखना बेटा, ठीक है? मम्मी पापा, आप चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी, आप बेफिक्र होकर जाओ। अरे मेरी बहादुर बेटी, बाय बाय बेटा। ऐसा कहकर जमींदार और उसकी पत्नी घर से चले गए। बबली अकेली ही घर पर रह गई। रात हो गई और तभी वहां पर गब्बर और सांबा नाम के दो चोर आए। बड़ी हवेली और इतनी खामोशी देखकर वो दोनों बहुत खुश हुए। तब गब्बर ने सांबा से कहा, अरे ओ सांबा, लगता है हवेली में कोई नहीं है। बड़ा अच्छा मौका है, यहाँ पर बहुत माल मिलेगा हमें। हाँ उस्ताद, चलो आज यहीं पर हाथ साफ कर लेते हैं। सुना है इस हवेली का मालिक बहुत अमीर आदमी है। गब्बर और सांबा ऐसा सोचकर हवेली के अंदर घुस गए। तभी बबली ने उन दोनों को छुपते हुए देख लिया। तब बबली ने सोचा, अरे लगता है ये दोनों चोर हैं, इसीलिए ऐसे छुपते छुपाते आ रहे हैं। आने दो इन्हें, ऐसा मजा चखाऊंगी इनको, नानी याद आ जाएगी। बबली हवेली के अंदर अपना रिमोट कंट्रोल रोबोट लेकर गई और रोबोट को वहीं दरवाजे के पीछे छुपा दिया। जैसे ही गब्बर और सांबा चुपके हवेली के दरवाजे से अंदर आने लगे, तब बबली ने अपने रिमोट कंट्रोल रोबोट से उन दोनों के सामने कुछ कांच के कंचे गिराए। उन कंचों से दोनों जोर से फिसलकर गिर गए। अरे बाप रे, ये क्या है रे, हाय रे, कमर टूट गई। अरे मेरी भी उस्ताद, लगता है कोई घर में है, नहीं तो कौन यहाँ ऐसे कंचे डाल कर रखता है। बबली अपना रिमोट कंट्रोल रोबोट लेकर वहां उनके सामने आई और कहा, क्यों, कैसा लगा, मजा आया कमर तुड़वा के, बेचारे चोर। अरे तू तो नहीं बचेगी, अभी तुझे मजा चखाता हूँ, रुक जा जरा। तभी वो दोनों बबली को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़े, लेकिन बबली एक दरवाजे के पीछे छुप गई। गब्बर और सांबा बबली को तलाश करने लगे। उन्होंने सारा घर छान मारा, लेकिन बबली उन्हें कहीं भी नहीं मिली। तभी बबली ने पुलिस को फोन करके बुलाया। बबली ने चोरों को पास आते देखकर एक बार फिर से अपने रिमोट कंट्रोल रोबोट को चालू किया और इन दोनों को नीचे गिरा दिया। तभी पुलिस वहां पर आ गई। गब्बर और सांबा की बुरी हालत को देखकर पुलिस इंस्पेक्टर भी अपनी हंसी रोक नहीं पाया। तभी इंस्पेक्टर ने कहा, शाबाश बबली बेटा, कब से इन दोनों की तलाश में थी पुलिस, आखिरकार आज ही हाथ आ ही गए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से बेटा। पुलिस वाले दोनों चोरों को लेकर पुलिस स्टेशन जाने ही लगे थे कि तभी जमींदार और उसकी पत्नी वहां पर आए। घर में पुलिस देखकर जमींदार घबरा गया और कहा, अरे क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? मेरी बेटी इस घर में है, बबली को कुछ हुआ तो नहीं? जमींदार जी, आपकी बेटी बहुत बहादुर है, इसे कुछ नहीं हुआ, इसकी वजह से तो आज ये नामी चोर गब्बर और सांबा हमारे हाथ आए हैं। मम्मी पापा को देखकर बबली भी खुश हो गई। जमींदार और उसकी पत्नी बबली के पास आए और उसे गले। जबलपुर नामी एक गांव था। उस गांव में संजीव नाइक और आलोक नाथ नामी दो दोस्त रहा करते थे। संजीव नाइक एक भला मानुस था, सब कुछ वो किस्मत के ऊपर छोड़ देता था और कभी लालच नहीं करता था। पर आलोकनाथ एक लालची इंसान था। उसी लालच के चलते उसने बहुत पैसा कमाया और एक बड़ा और अच्छा घर भी बनवाया। एक बार संजीव नाइक के घर एक पंडित आके, संजीव साहब, आप सच में बहुत किस्मत वाले हैं। परसों आपकी बेटी को देखने के लिए जो लोग सूरत से आए थे वो रिश्ता पसंद कर लिए हैं, लेकिन वो दहेज कुछ ज्यादा ही मांग रहे हैं। लड़का बहुत अच्छा है, दहेज भी नहीं मांग रहा है। शादी होते ही लड़की को लेकर विदेश जाना चाहता है, लेकिन क्या करें, माँ बाप नहीं मान रहे। वो लोग 10 लाख रुपए मांग रहे हैं। मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया, बाकी आपकी मर्जी, कहकर वो चला गया। इतना पैसा कहां से बंदोबस्त करेगा, ये सोचकर संजीव नाइक बहुत परेशान था। तभी वो एक जंगल में आया। वो सोचते हुए एक पेड़ के पास आया। तभी वो पेड़ बोलने लगा, क्यों संजीव नाइक, उदास नजर आ रहे हो, क्या बात है? पेड़ क्या बात कर रहा है ये सोच रहे हो? मैं एक मायावी पेड़ हूँ,
इस जंगल के सभी पेड़ों में से मैं राजा हूँ। तुझे क्या मदद चाहिए बोल। तभी संजीव नाइक ने पेड़ को अपनी समस्या बताई। तभी पेड़ ने कहा, कुछ फिक्र मत करो संजीव नाइक, तुम इंसानों में दहेज लेने की गंदी आदत कब जाएगी पता नहीं चल रहा। मैं जैसा बोलता हूँ वैसा ही कर। नदी के पानी से एक जग भरकर मुझे डालोगे तो जितना चाहे उतना पैसा मैं दूंगा। दिन में एक ही जग पानी डालना होगा। ज्यादा पैसों की लालच में आके ज्यादा पानी डालोगे तो मेरी जान भी जा सकती है। वैसे संजीव नाइक जग में पानी भरकर पेड़ को डालने लगा। तब पेड़ में रोबोट उगाए। उसमें कुछ रोबोट सोने के भी थे। पेड़ पर लगे एक सोने के रोबोट को संजीव नाइक ने तोड़कर नीचे उतारा। क्यों भाई संजीव नाइक, बाकी के रोबोट क्यों नहीं ले रहे हो? तू नहीं लेगा तो वो गायब हो जाएंगे मालूम है। मुझे जितना जरूरत थे मैंने ले लिए। मुझे सोने की ज्यादा लालच नहीं है। तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बाद में सोने के रोबोट को बेचकर अपनी बेटी की शादी धूमधाम से की। गरीब संजीव नाइक अपनी बेटी की शादी कितने धूमधाम से रचाया, ये सोचकर आलोकनाथ हैरान था। बाद में आलोकनाथ की बीवी आकर, सुनिए जी, क्या आपको ये बात पता है संजीव नाइक को पैसे कहाँ से आए? उसकी पत्नी ने मुझे सब कुछ बताया और ये बात किसी से जिक्र ना करने के लिए भी बोली। कहकर उसने जादुई पेड़ के बारे में और पैसे कहाँ से आए उसके बारे में सब कुछ बताया। अगले दिन संजीव नाइक अपने गाँव वासियों को सब कुछ बताते हुए, गाँव वालों, इस जादुई पेड़ की वजह से मैंने अपनी बेटी की शादी की। मेरे जैसे ही अगर तुम में से किसी को पैसे की तंगी है तो वो उस पेड़ की मदद ले सकता है। ऐसे दिन में एक ही जग पानी ही डालना होगा, ज्यादा डाले तो वो मर जाएगा। लालच में आकर एक अच्छा मौका मत गंवाइए। चलिए मैं इस पेड़ को आपको दिखाता हूँ। ये कहकर वो गाँव वालों के साथ पेड़ के पास चला गया। इतने में आलोकनाथ एक वाटर मोटर पंप लेकर उस पेड़ के पास गया। पेड़ की ओर देखते हुए, वो संजीव नाइक एक जग पानी डालने के लिए बोला। वो झूठ बोला। हम ज्यादा डालेंगे तो ज्यादा सोने के रोबोट मिलेंगे, ये सोचकर उसने ऐसा कहा है। ये अगर जादुई पेड़ है तो ज्यादा पानी डालने से थोड़ी ही मर जाएगा। बाद में उसने मोटर को ऑन किया और पेड़ को पानी देना चालू कर दिया। ज्यादा पानी लगने के कारण वो पेड़ काला पड़ के मर गया। इतने में संजीव नाइक और गांव के लोग वहां आए और मरे हुए पेड़ को देखे। इतनी बड़ी गलती कर दी तूने आलोकनाथ। मेरी बेटी की शादी होने के बाद उस पेड़ की महिमा के बारे में तुम्हें और गांव वालों को बता के तुम लोगों की मदद करूंगा, मैंने ये सोचा था। लेकिन इतने में ही तुम्हें पता चल गया। इतना पानी डालकर उस बेचारे को तूने मार दिया ना। तेरी वजह से सबका नुकसान हुआ है। उससे गांव वालों को बहुत गुस्सा आया और आलोकनाथ को सब लोगों ने खूब पीटा। बेलापुर नामी गांव में दानिश नाम का एक बहुत ही मशहूर रेस्टोरेशन वाला अपनी बीवी के साथ रहता था। हेलो 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 करता था। उसे रेस्टोरेशन की इतनी आदत थी कि वो अपने रोबोट को लेकर गांव-गांव घूमता और वहीं पर कोई भी चीज या वाहन मिलता उसे रिस्टोर करने का काम चालू कर देता था। फिर वो उसे ठीक करके रिस्टोर करके बेच देता और पैसे कमाता। इसलिए वो हमेशा घर से बाहर रहता था, जिसकी वजह से उसकी बीवी हमेशा उसे डांटती रहती। एक दिन उसने कहा, अरे जब घर से बाहर ही रहना था तो क्यों की मुझसे शादी? आज तक घुमाने लेकर गए हो कभी बीवी को? अरे मेरी प्यारी बीवी, ये सब मैं किसके लिए कर रहा हूँ? मुझे क्या पता किसके लिए कर रहे हो। अरे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे लगा कोई और रखी है बाहर जिसके लिए कर रहे हो, तभी हर वक्त बाहर ही घूमते रहते हो। इस तरह से हमेशा वो उसे ताने मारती। एक दिन रोज की तरह दानिश अपने रोबोट को साथ लेकर बाहर निकला। जंगल से जाते हुए इसे एक पुराना हेलीकॉप्टर जंगल में पड़ा हुआ मिला। उसे देखकर दानिश ने सोचा, अरे वाह, इस हेलीकॉप्टर को मैं रिस्टोर करके खुद अपने पास रखूंगा और अपनी बीवी को इसमें घुमाऊंगा, बड़ी खुश हो जाएगी वो। ये सोचकर दानिश अपने रोबोट की मदद से हेलीकॉप्टर को रिस्टोर किया। उसे ठीक करने के लिए उसे काफी दिन लग गए, लेकिन वो घर नहीं जाता, जिस वजह से उसकी बीवी परेशान हो गई और उसने सोचा, अरे ये कैसा पति मिला है मुझे, बीवी जिंदा है या नहीं उसकी खबर भी नहीं रखता। इधर दानिश हेलीकॉप्टर को रिस्टोर करके उसे उड़ाने वाले पायलट को साथ लेकर आया और हेलीकॉप्टर को लेकर घर चला गया।
इधर उसकी बीवी को अचानक घर के ऊपर हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। उसने सोचा, अरे कमाल है, ये हेलीकॉप्टर क्या हमारे ही घर पर उतर गया है जो इतने जोर से आवाज आ रही है। ऐसा कहकर वो घर से बाहर आई। दानिश को हेलीकॉप्टर में देखकर वो चौंक गई। हेलीकॉप्टर घर के अंदर ही उतरा। तभी दानिश ने कहा, अरे जाने मन, तुम्हारे लिए देखो क्या लेकर आया हूँ मैं। अरे ये उड़न खटोला कहाँ से लेकर आए और इसका क्या करोगे? अरे तुझे घुमाऊंगा जाने मन, खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे और क्या। चलो अब मेरे साथ थोड़ा उड़ कर आते हैं। दानिश ने अपनी बीवी को उस हेलीकॉप्टर में बिठाया और उड़ने लगा। नीचे का नजारा देखकर उसकी बीवी ने कहा, अरे वाह जी, नीचे का नजारा तो बड़ा ही अच्छा है। अरे और नहीं तो क्या, आगे आगे देखो क्या क्या देखने को मिलता है। बस एक रोमांटिक गाना होना चाहिए। ऐसा कहकर दानिश ने हेलीकॉप्टर में एक गाना लगाया, लेकिन गाना सुनते ही हेलीकॉप्टर के पायलट को नींद आ गई और वो सो गया, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर से उसका कंट्रोल निकल गया। वो कभी नीचे तो कभी ऊपर जाने लगा। ये देखकर उसकी बीवी बहुत डर गई और उसने कहा, अजी बंद करो अपना गाना, ये पायलट तो देखो सो रहा है। कुछ करो जल्दी वरना हम भी हमेशा के लिए सो जाएंगे। अरे हाँ हाँ, ये तो सच में सो गया। अरे उठ भाई उठ, ये सोने की जगह नहीं है। बहुत कोशिश करने के बाद पायलट नींद से उठा और दानिश ने जल्दी से उसे अपना रिस्टोर किया हुआ हेलीकॉप्टर नीचे उतारने का कहा। नीचे उतरने के बाद दानिश ने कहा, अरे पायलट के बच्चे, तुझे क्या सोने के लिए ये हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए लाया हूँ? तूने तो हमें ऊपर पहुंचाने का पूरा इंतजाम कर लिया था। अरे माफ करना सर, मैं आपको बताना भूल गया था। जब भी कोई गाना सुनता हूँ तो मुझे नींद आ जाती है और मैं सो जाता हूँ। अबे तो ऐसी हॉरर चीजें पहले ही बतानी चाहिए थी ना, क्या मरने के बाद बताने वाले थे? चल निकल यहाँ से। ऐसा कहकर दानिश ने उस पायलट को वहां से भगा दिया और उस दिन से अपने रोबोट से ही अपना रिस्टोर किया हुआ हेलीकॉप्टर उड़वाने लगा। एक गांव में दो बहन भाई रहते थे। एक बार दोनों घर में बातें कर रहे थे। तब गीता ने कहा, अरे भैया, तुम्हारे जीजा जी को सजा मिले अब 3 साल हो गए हैं। पता नहीं कब वो जेल से छूट कर आएंगे। इतने अरसे से वो हमसे दूर हैं। दीदी, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे वो सरहद पर जंग करने गए हों। वो तो चोरी के जुर्म में जेल गए हैं ना। उनका इंतजार करने से क्या मतलब। भूल जाओ इस चोर को और अपनी नई जिंदगी शुरू करो। वो दोनों अभी बातें कर ही रहे थे कि वो गीता के पति अर्जुन जेल से छूट कर आए और सब सुनकर उन्होंने कहा, क्यों साले साहब, अपनी बहन को क्या पट्टी पढ़ा रहे हो? क्या तुम भूल गए अगर मैं चुप ना रहता तो 3 साल तुम भी जेल में सड़ते रहते। अरे अरे जीजा जी, मैं तो मजाक कर रहा था। आप तो इतनी सी बात के लिए बुरा मान रहे हो, पर आपको तो 5 साल की सजा हुई थी ना, फिर ऐसे बीच में ही कैसे छूट आए? अच्छे बर्ताव की खातिर पुलिस ने मुझे जल्दी छोड़ दिया। अर्जुन की ये बात सुनकर गीता ने कहा, अब आप दोनों चोरी का काम छोड़कर कोई अच्छा सा काम करना शुरू कर दो। ये कहकर गीता वहां से चली गई और दोनों ने गीता की बात की हामी भरी। तभी राजू ने अर्जुन से कहा, जीजा जी, चोरी किया हुआ सोना और पैसा आपने कहाँ छुपा कर रखा हुआ है? अब तक पुलिस को ना ही सोना मिला और ना ही वो ट्रक रोबोट जिसे हमने चोरी किया था। सही वक्त पर दिमाग नहीं लगता तो आज हम दोनों लंबे फंसे रहते। उस सरपंच ने कोई कमी नहीं रखी थी और तो और वो सारा माल अकेला ही हथियाना चाहता था। बस अब कुछ ही दिनों में तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां पर मैंने ट्रक रोबोट और सोना छुपा रखा है। दरअसल गांव के सरपंच और जमींदार का झगड़ा चल रहा था। सरपंच ने बदला लेने के लिए अर्जुन से ही चोरी करवाई थी। ऐसी ही एक चोरी के बाद सरपंच की नीयत अचानक बदल गई। उसने सोने के लालच में अर्जुन को फंसाने की कोशिश की। अब अर्जुन जेल से छूट कर आया तो भी सरपंच की नजर उसी पर थी। तभी सरपंच ने सोचा, अर्जुन पर अच्छे से नजर रखनी होगी, वो कभी तो सोना बाहर निकालेगा, तब मैं अपना हिस्सा जरूर लूंगा। सरपंच अर्जुन की हर हरकत पर छुपकर नजर रखे हुए था। अगले दिन अर्जुन राजू को लेकर जंगल में गया। जंगल के खुले मैदान में अर्जुन एक गड्ढा खोदने लगा। काफी देर खोदने के बाद वो दोनों अंडरग्राउंड चले गए। वहां पर सोना, पैसा और एक ट्रक को देखकर राजू चकित हो गया और उसने कहा, अरे जीजा जी, आपका भी जवाब नहीं। सही दिमाग चलाया आपने। इतने साल जमीन के अंदर रहने से ट्रक रोबोट जंग लगकर खराब हो चुका है।
कबाड़ बन चुका है ये तो। इसे यहाँ से बाहर निकालते निकालते ही ये टूट सकता है। अब तो इसे यहीं छोड़कर सारा माल लेकर गायब हो जाते हैं। अरे बेवकूफ़, ट्रक रोबोट को ऐसे छोड़कर जाएंगे तो पुलिस ज़रूर हम पर शक करके फिर से पकड़ लेगी। पहले 3 साल में ही छोड़ दिया था, पर अब तो 10 साल के लिए अंदर डाल देगी। वो जाने दो तुम, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। मैं यहीं पर इस ट्रक रोबोट का रेस्टोरेशन करता हूँ। ये सुनकर राजू वहां से चला गया और अर्जुन जंग चढ़े ट्रक रोबोट का रेस्टोरेशन करने लगा। अर्जुन ने सारे सोने को पिघलाकर सोने की पॉलिश अपने ट्रक पर लगाई और पूरा ट्रक सोने का बना दिया। थोड़ी ही देर में ट्रक एक सोने के रोबोट में बदल गया। रोबोट को फिर से ट्रक में बदलकर उसमें सारा पैसा भरकर अर्जुन अंडरग्राउंड से बाहर आया कि तभी सामने वहां पर सरपंच खड़ा था। उसने कहा, अरे वाह बच्चू, अकेले अकेले सारा माल अंदर करना चाहते हो। तुम पुलिस को बेवकूफ़ बना सकते हो लेकिन मुझे नहीं। चल मेरा सारा पैसा मेरे हवाले कर दे। सरपंच ऐसा कह ही रहा था कि तभी पुलिस के सायरन की आवाज़ आई। सायरन की आवाज़ सुनकर सरपंच ने कहा, अरे बाप रे पुलिस, अगर मैं यहाँ पुलिस को दिखूंगा तो मेरा नाम भी खराब हो जाएगा। यहाँ से तो भागना सही है। ऐसा कहकर सरपंच वहाँ से भाग गया। दरअसल वहाँ कोई पुलिस नहीं रहती, बल्कि वो अर्जुन का साला राजू ही था, जो सरपंच को डराने के लिए इन दोनों का प्लान था। उस रात अर्जुन अपने परिवार को लेकर उस गोल्डन ट्रक रोबोट से वो गांव छोड़कर दूसरे गांव चला गया और वहां पर रहकर गोल्डन ट्रक रोबोट की मदद से काम करने लगा और वक्त वक्त पर ट्रक रोबोट से सोना लेकर उसे बेचकर अच्छे पैसे कमाने लगा।